बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे लास्ट लेक्चर में जो है हमने इंप्रेशन मटेरियल को स्टार्ट किया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, डिफरेंट बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देख ली थी, ठीक है। सो फर्स्ट लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड लेक्चर जो कि इंप्रेशन कंपाउंड, जिसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन के साथ जिंक ऑक्साइड, जिनोल, इंप्रेशन पेस्ट के बारे में डिटेल बात कर ली थी, ठीक है। उसके अब ये सेकंड लेक्चर है, इसमें इंप्रेशन कंपाउंड। तो बेटे इंप्रेशन कंपाउंड अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपको पता है कि ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। मीन ये टेम्परेचर चेंज की बदौलत सेट होता है। अब टेम्परेचर चेंज की बदौलत अगर ये सेट होता है तो इसका मतलब कि ये रिवर्सिबल इन नेचर है, ठीक है। और रिजिड है, ठीक है। रिजिड, इलास्टिक कौन से हैं, A to Z मैंने सारी चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में बताई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मॉडलिंग प्लास्टिक है, ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है और सप्लाइड इन फॉर्म केक्स की फॉर्म में, जो कि रेड कलर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये वाइवा में रखी हुई होती हैं। बिल्कुल ऐसी चीज़ें आपको वाइवा PDF भी मैं आपको शेयर करूँगी, जिसमें ये जो है टेबल पे पड़ी होती है और आपसे पूछते हैं कि ये क्या है, तो आपने बताना होता है कि ये इंप्रेशन कंपाउंड है, ठीक है। जो केक की फॉर्म में होती है, रेड केक्स की फॉर्म में, और स्टिक्स जो है वो ग्रीन भी हो सकती है, ग्रे भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, कॉम्पोजिशन देख लें बेटे, ये मिक्सचर होता है। वैक्सेस जो है ना, इसमें प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, वैक्सेस। और थर्मोप्लास्टिक रेजेंस होते हैं। और फिलर जो हम डालते हैं ना, वो क्यों डालते हैं फिलर? इस वजह से डालते हैं ताकि इंक्रीज़ हो सके विस्कोसिटी और रिजिडिटी, ठीक है। आपको पता है कि ये रिजिड इंप्रेशन मटेरियल है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, सारी क्लासिफिकेशन फर्स्ट लेक्चर में बताई हुई है। तो फिलर हम क्यों डालते हैं, क्यों इसके कंपोजिशन में होती है, ताकि इंक्रीज विस्कोसिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है। कलरिंग एजेंट भी होता है इसमें, जाहिर सी बात है, डिफरेंट कलर्स भी मैंने आपको बताया, तो वो कलरिंग एजेंट डाले जाते हैं। शैलिक, स्टेरिक एसिड, गट्टा पर्चा एडिड टू इम्प्रूव प्लास्टिसिटी और वर्केबिलिटी। अब आपको जिस तरह से दिखा कि भाई इसमें हम फिलर्स डालते हैं, थर्मोप्लास्टिक रेजेंस होते हैं, वैक्सेस होते हैं। अब फिलर की वजह से इसकी विस्कोसिटी और रिजिडिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिसिटी और वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कि भाई हम वर्क कर सकेगा, बहुत ज़्यादा रिजिड चीज़ होगी तो हम वर्क कैसे करेंगे, तो उसकी प्लास्टिसिटी और वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या डालते हैं, गट्टा पर्चा डाल देते हैं, या स्टेरिक एसिड डाल देते हैं, या शैलिक डाल देते हैं। ये तीनों हम डाल सकते हैं, ठीक है। इन तीनों से इसकी वर्केबिलिटी बनी, वर्क करने की हम इस ईजीली वर्क कर सकते हैं, और प्लास्टिसिटी अच्छी जाती है कि हम इसी ईजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटे, तो ये पता है वाइवा में पूछते हैं कि, या BCQ में भी आ जाता है कि स्टेरिक एसिड क्या करता है, इंप्रेशन कंपाउंड में क्या काम होता है, गट्टा पर्चा का क्या काम होता है, शैलिक का, तो आपने को पता होना चाहिए कि ये इम्प्रूव करता है प्लास्टिसिटी एंड वर्केबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन। तो बेटे ये फॉर मेकिंग प्रीलिमिनरी इंप्रेशन इज एन ई-डेंचुलस आर। ई-डेंचुलस आर जिस एब्सेंस ऑफ टीथ, ठीक है, ऐसा माउथ जिसमें एब्सेंस ऑफ टीथ हो उसे ई-डेंचुलस आर कहते हैं, ठीक है, ऑलरेडी बताया हुआ है। अच्छा, ये यूज़ होता है प्रीलिमिनरी इंप्रेशन मीन वो उन पेशेंट के माउथ में जिनमें कोई दांत नहीं होता, उसमें ये जो है इनिशियल इम्प्रेशन जब हम लेते हैं, वो पेशेंट जिनके मुंह में दांत नहीं है, चाहे वो मैक्सिला हो या मैंडिबल हो, ठीक है, अगर उनके किसी आर्च में टीथ नहीं है तो ई-डेंचुलस आउट कहलाता है, और ये ओल्ड पेशेंट में आपको दिखेगा ये केस। अब उनमें जो है जब भी अगर कोई ओल्ड पेशेंट आएगा, ओरिडेंचुलस माउथ वाला पेशेंट कोई आता है, तो हम देखेंगे कि भाई इसका क्या ट्रीटमेंट प्लान करना है, ये क्या डायग्नोसिस करना है, तो हम इनिशियल इंप्रेशन लेते हैं। इनिशियल इंप्रेशन को प्रीलिमिनरी इंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और वो किससे लिया जाता है, इंप्रेशन कंपाउंड से, ठीक है। फॉर इंडिविजुअल टूथ इंप्रेशन, या किसी इंडिविजुअल टूथ इंप्रेशन, अगर हमें कोई इंडिविजुअल टूथ इंप्रेशन लेना है, ठीक है, उस इंडिविजुअल का हमें काउन या कुछ भी बनाना है, और उसको एक टूथ का इंप्रेशन लेना है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इंप्रेशन कंपाउंड को यूज़ कर सकते हैं। पेरिफेरल ट्रैकिंग या बॉर्डर मोल्डिंग। तो बेटे बॉर्डर मोल्डिंग लास्ट लेक्चर में बताया था। बॉर्डर मोल्डिंग होती है कि लाइक इंप्रेशन ट्रे की जो बॉर्डर की जो शेप जो बनाई जाती है, वो इंप्रेशन कंपाउंड से ही बनाई जा सकती है, ठीक है। तो बॉर्डर मोल्डिंग इसी का है, बॉर्डर मोल्डिंग का मतलब यही है कि इंप्रेशन ट्रे के जो बॉर्डर बनाने के लिए, बॉर्डर की शेप बनाने के लिए जो इंप्रेशन मटेरियल यूज़ होता है, वो इंप्रेशन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो बॉर्डर मोल्डिंग याद रखिएगा। टू चेक अंडरकट इन इनले प्रिपरेशन में जो अंडरकट को चेक करने के लिए वो इंप्रेशन कंपाउंड यूज़ होता है, ठीक है। टू मेक स्पेशल ट्रे, और इनके लिए ना मतलब स्पेशल ट्रे बनाई जाती है। जिस तरह से आप लैब में जो आपने ट्रे एल्जिनेट के लिए यूज़ की थी, वो ट्रे इसमें यूज़ नहीं होती, इसके लिए एक स्पेशल ट्रे होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखेगा। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ देख लें। ये जो है
फेयरली रिजिड होता है, ये तो आपको पता है, जाहिर सी बात है। अच्छा, सेटिंग मैकेनिज्म आपको पता है कि ये जो है केमिकल चेंज सॉरी टेम्परेचर चेंज की बदौलत क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल इन नेचर है, फर्स्ट ही मैंने बता दिया। तो सेटिंग मैकेनिज्म इज देयर फॉर रिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेस कह लें या टेम्परेचर चेंज कह लें, ठीक है, देन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब इसमें फिजिकल प्रोसेस होता है, टेम्परेचर रिएक्शन हो रहा, और टेम्परेचर चेंज की वजह से ये सेट होता है, और रिवर्सिबल इन नेचर है। वही बातें जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, तो ये इस प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा, ठीक है। फेयरली रिजिड होता है, और ये याद रख लें। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना इंप्रेशन कंपाउंड की लो होती है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सॉक करते हैं, ठीक है। किस में सॉक करते हैं, हीट सॉकिंग करते हैं इसकी यूनिफॉर्म मिक्स के लिए, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है। और उसके बाद फ्यूजन टेम्परेचर देख लें, तो बेटे इसका जो है, इसको जब हम इस इम्प्रेशन मटेरियल को व्हेन इम्प्रेशन कंपाउंड इज हीटेड इन अ हॉट वाटर बाथ, जब हॉट वाटर बाथ में हम इसको हीट करते हैं तो जो मटेरियल होता है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 39 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इसका हाई होता है। क्यों हाई होता है, रेजन्स और वैक्सेस की वजह से, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज पॉइंट है कि भाई इसका कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन क्यों हाई होता है, रेजन्स और वैक्सेस। अभी आपने देखा इसकी कॉम्पोजिशन में कि वैक्सेस तो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है और रेजन्स भी थे, ठीक है। अच्छा, लीनियर कॉन्ट्रैक्शन जो होती है माउथ टेम्परेचर, लीनियर कॉन्ट्रैक्शन जो होती है फ्रॉम माउथ टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर, मतलब अगर आपने ट्रे जो है पेशेंट के माउथ में इंसर्ट की, इंप्रेशन कंपाउंड उस ट्रे में हमने एज ए इंप्रेशन मटेरियल यूज़ किया है, और जब हमने उस पेशेंट के माउथ से वो ट्रे उस फ्रॉम माउथ टेम्परेचर से जब हमने रूम टेम्परेचर वो ट्रे रखी, तो उसमें क्या होगी, लीनियर कॉन्ट्रैक्शन कितने परसेंट होगी, 0.3% होगी इंप्रेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज में आता है कि कितने परसेंट होती है। डायमेंशन स्टेबिलिटी जो होती है ना इसकी क्या होती है, पुअर, अगर हम इसको, ठीक है बेटे, तो इसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो हमने इसको पोर जो है इमिडिएटली कर लेना, पोर दी कास्ट इमिडिएटली कर लेना चाहिए, ठीक है। डिटेल रिप्रोडक्शन जो है, सरफेस डिटेल रिप्रोडक्शन इसकी लेस होती है। क्यों लेस होती है बताएं जल्दी से कमेंट करके, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। विस्कोसिटी ज़्यादा है मतलब वो विस्कस है, ठीक है, और फ्लो क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये सरफेस डिटेल को इतनी अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि विस्कस है, रिजिड है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ इंप्रेशन कंपाउंड देख लें, टाइप 1 है जो कि लो फ्यूजिंग है, टाइप 2 है जो कि हाई फ्यूजिंग है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एडवांटेज या डिसएडवांटेज। तो जिस तरह से मैंने डिसएडवांटेज का बताया कि पुअर डायमेंशन स्टेबिलिटी होती है, जल्दी से हमें कास्ट को पोर कर देना चाहिए, ठीक है, और ये ईजी टू डिस्टॉर्ट हो जाता है व्हेन विड्रॉल फ्रॉम द माउथ, मतलब जैसे ही वो जो इसकी स्पेशल ट्रे होती है जिसमें हमने इंप्रेशन कंपाउंड डाला होता है, और पेशेंट के माउथ से जब हम उसको निकालते हैं इंप्रेशन लेने के बाद, तो वो ये जो है ईजीली डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है, जब हम इसको निकालते हैं पेशेंट के माउथ से। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, ईजी टू यूज़ होता है, ज़ाहिर से बात स्टिक की फॉर्म में होता है, तो हम इसको ईजी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये रीयूज़ भी हो सकता है, रिवर्सिबल इन नेचर है ना, क्योंकि टेम्परेचर चेंज की वजह से सेट होता है या फिजिकल प्रोसेस की वजह से सेट होता है, तो ये रिवर्सिबल इन नेचर है। तो जाहिर सी बात है जब रिवर्सिबल है तो आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ है, ठीक है। नॉन इरिटेंट है, नॉन टॉक्सिक है, ये भी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो बताई थी मैंने। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इंप्रेशन प्लास्टर। तो बेटे इंप्रेशन प्लास्टर क्या है, बेसिकली ये जिप्सम प्रोडक्ट है। और कौन सा जिप्सम प्रोडक्ट है, टाइप 1। और ऑलरेडी मैंने आपको जिप्सम प्रोडक्ट में पढ़ाया था कि टाइप 1 इंप्रेशन प्लास्टर था, जो कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया भी था। अब देखिए आप यहाँ पढ़ भी रहे हैं वो, ठीक है। तो जिप्सम प्रोडक्ट टाइप 1 है, वो टाइप 5 टाइप पढ़ाई थी, तो टाइप 1 वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो इंप्रेशन प्लास्टर था जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि इंप्रेशन प्लास्टर जिप्सम प्रोडक्ट का कौन सा टाइप है, टाइप 1 है। अच्छा, और दूसरा ये कि ये कौन सा म्यूकोस्टेटिक है, ये म्यूको कंप्रेसिव है। तो बेटे ये यूज़ होता है एज अ म्यूकोस्टेटिक इंप्रेशन मटेरियल। अब म्यूकोस्टेटिक क्या है, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लें। म्यूकोस्टेटिक मतलब वो इंप्रेशन मटेरियल जो इनिशियली क्या हो, फ्लूइड इन नेचर है, फ्लूइड इन नेचर हो, मीन उनकी विस्कोसिटी कम हो, ठीक है, और वो हमारे म्यूकोजा को क्या करे, कंप्रेस ना करे, वो म्यूकोस्टेटिक होते हैं, ठीक है। ज़्यादा से बात है फ्लूइड इन नेचर होंगे तो म्यूकोजा को कंप्रेस ही नहीं करेंगे, ठीक है। और अच्छा, तो ये म्यूकोस्टेटिक इंप्रेशन मटेरियल है फॉर मेकिंग फाइनल इंप्रेशन फॉर ई डेंचुलस पेशेंट, ठीक है। जाहिर सी बात है जब म्यूकोस्टेटिक है, इंप्रेशन मटेरियल है, तो हम इससे जो है हम बना सकते हैं जो ई डेंचुलस पेशेंट है जिसके मुंह में एब्सेंस ऑफ टीथ है, ठीक है, तो उनका जो फाइनल इंप्रेशन है वो हम इसी इंप्रेशन प्लास्टर से बनाएंगे फाइनल। जबकि इनिशियल वाला हमने किससे बनाया था, अभी मैंने पढ़ाया आपको, इंप्रेशन कंपाउंड से, ठीक है, प्रीलिमिनरी इंप्रेशन जिसे कहते हैं।
ठीक है, और ये फाइनल इंप्रेशन है। अच्छा, एप्लीकेबल टू पेशेंट विद डिस्प्लेकेबल सॉफ्ट टिश्यू दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन अ पैसिव स्टेट, कि भाई अगर हमने वही बात हो गई क्योंकि ये कंप्रेस म्यूकोस्टेटिक इंप्रेशन मटेरियल, इसका मतलब म्यूकोसा को कंप्रेस नहीं करता, तो हम इसको जो है डिस्प्लेकेबल सॉफ्ट टिश्यू में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड्स कर सकते हैं पैसिव सेव में, ठीक है। तो बेटा ये सारी वही चीज़ें, कॉम्पोजिशन देख लें तो ये वही बीटा हेमीहाइड्रेट है, ठीक है, जाहिर सी बात इंप्रेशन प्लास्टर है तो बीटा हेमीहाइड्रेट ही होगा, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट, अब पोटेशियम सल्फेट जो है ना वो भी होता है इसमें, ठीक है। एक तो बीटा हेमीहाइड्रेट, दूसरा क्या है पोटेशियम, ये हमें कॉम्पोजिशन बता रही हूँ। पोटेशियम सल्फेट किस वजह से डालते हैं, रिड्यूस एक्सपेंशन एंड एक्सेलरेट सेटिंग, ठीक है। ये क्या करता है पोटेशियम सल्फेट, ये पता है BCQs में भी आता है और वाई में भी पूछते हैं कि पोटेशियम सल्फेट का क्या काम है। आपसे बोलेंगे वाई में बेटा इंप्रेशन प्लास्टिक की कॉम्पोजिशन बता दो, आप पूरे रट के आए होंगे, आपने बता दी। अब वो बोलेंगे अच्छा पोटेशियम सल्फेट क्या करता है, तो आपने अगर यहाँ से पढ़ा है तो पहले तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन से बता देंगे कि पोटेशियम सल्फेट जो है वो रिड्यूस करता है एक्सपेंशन को, मीन उसकी एक्सपेंशन को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है, और एक्सेलरेट करता है सेटिंग, मीन उसका जो सेटिंग रिएक्शन है उसको जल्दी से करवाता है, मीन उसका सेटिंग टाइम को कम करता है, वो जल्दी से सेट हो जाता है। और ये करवाता कौन है, पोटेशियम सल्फेट भाई करवाते हैं हमारे, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट क्या करवाता है, रिड्यूस एक्सपेंशन एंड एक्सेलरेट सेटिंग। बोरेक्स जो होता है वो रिटार्डर के तौर पे यूज़ होता है और ये प्रोलॉन्ग सेटिंग टाइम करता है। मतलब बोरेक्स जो है पोटेशियम सल्फेट का दुश्मन मीन उलट काम कर रहा है। मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों की तरह, ताकि आपको याद रखें। देखिए बोरेक्स क्या कर रहा है, सेटिंग टाइम को बढ़ा रहा है, ठीक, सेटिंग टाइम को बढ़ा रहा है मतलब सेटिंग रिएक्शन को रिटार्ड कर रहा है। जब सेटिंग रिएक्शन को रिटार्ड करेगा, कम करेगा, स्लो करेगा तो प्रोलॉन्ग सेटिंग टाइम होगा, ठीक है। जबकि पोटेशियम सल्फेट क्या कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था सेटिंग टाइम को। जब एक्सेलरेट सेटिंग टाइम होगा तो सेटिंग रिएक्शन जब एक्सेलरेट होगा तो सेटिंग टाइम कम हो जाएगा। तो पोटेशियम सल्फेट जो है सेटिंग टाइम को कम कर रहा था, जबकि बोरेक्स सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये बोरेक्स अभी आया हुआ है, अच्छा मतलब MCQs BCQ आए हुए हैं। अच्छा उसके बाद जो है ये सारे लाइम टू मेक प्लास्टर मोर ब्रिटल। अच्छा तो ये जो है क्या है, डाइटोमेसियस अर्थ हो गया, क्वार्ट्ज लाइम हो गया, टू मेक द प्लास्टर मोर ब्रिटल। और ये चीज़ें जो है ना इस प्लास्टर को बहुत ज़्यादा ब्रिटल बना देती हैं, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि कौन ज़्यादा ब्रिटल बनाती है, तो मैंने आई होप कि आपको समझा। इंडिकेशन क्या है, इंप्रेशन ऑफ इरेंचुलस रिजेस, ये इसकी इंडिकेशन है जो कि ऑलरेडी बताई हुई है कि फाइनल इंप्रेशन लेने के लिए यूज होता है। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो बेटे एडवांटेज इसकी क्या है, चीप है, सस्ता है और लॉन्ग शेल्फ लाइफ है। आप अपने क्लिनिक में, अपनी लैब्स में इसको लंबे अरसे तक इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। शेल्फ लाइफ की डेफिनेशन क्या है वो बेटे ऑलरेडी चैप्टर 2 में बताई हुई है, ठीक है। मतलब हम इसको इजीली अपने स्टोर्स में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये इजी चीप भी है, सस्ता भी है और इजी टू प्रिपेयर, आसानी से ये तैयार भी हो जाता है। और ये क्या करता है, वेरी गुड सरफेस डिटेल रिप्रोडक्शन भी देता है, ठीक है। और एक्सेलेंट डायमेंशन स्टेबिलिटी, इसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी भी अच्छी है और सरफेस डिटेल भी अच्छे से रिकॉर्ड करके देता है। बाकी ये सस्ता है, आप लंबे अरसे तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, आसानी से तैयार भी हो जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज से क्या है कि ये बहुत वेरी रिजिड है, बहुत सख्त है। ऑफिन क्या हो जाता है, नीड टू बी फ्रैक्चर व्हेन रिमूव फ्रॉम द माउथ। अक्सर तो ये होता है कि जब आप इसको जो है पेशेंट के माउथ से इंप्रेशन लेने के बाद निकालते हैं तो ये टूट जाता है, ये फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि ये बहुत सख्त है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और ये फ्रैक्चर कहाँ से होगा, जहाँ पे अंडर कट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अंडर कट इसीलिए तो कहा है कि ये ईडेंचुलस रिजिस में यूज़ होता है, ईडेंट जिसके मुँह में कोई दांत नहीं होंगे, जिसके मुँह में कोई अंडर कट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर जहाँ पे कोई अंडर कट आया तो ये फ्रैक्चर हो जाएगा क्योंकि बहुत रिजिड है ना, रिजिड में ही आपने पढ़ा था। अच्छा जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन बताई थी, मेड ड्राई सॉफ्ट टिश्यू अनप्लेजेंट टू पेशेंट। और ये क्या करता है, ये जो हमारी सॉफ्ट टिश्यू है ये उसको ड्राई कर देगा, ठीक है। ये ड्राई कर देगा और पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होगा क्योंकि हमारी जो ओरल कैविटी होती है वो तो मॉइस्ट होती है ना हर वक्त। अब जब इंप्रेशन प्लास्टर आप डालेंगे तो ये जो सॉफ्ट टिश्यू है ये उसको ड्राई बना देगा क्योंकि ये सारा वो जो स्लाइवा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी इसके एडवांटेज बता दी है, डिसएडवांटेज बता दी, एडवांटेज बता दी। उसके बाद आ जाते हैं एक्वस हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो बेटे ये भी मैंने सारी क्लासिफिकेशन बताई हुई है। हाइड्रोक्लोराइड क्या होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, ठीक है। एक्वस मीन वाटर। अब इसमें हम अगार को पढ़ेंगे, एल्जिनेट को पढ़ेंगे। तो अगार को फर्स्ट पढ़ते हैं। तो बेटे आपको पता है कि ये अगार जो है ये टेम्परेचर चेंज की बदौलत जो है सेट होता है, फिजिकल प्रोसेस की बदौलत सेट होता है।
तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल इन नेचर है, फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है। तो रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड है, जबकि एल्जीनेट इरिवर्सिबल था, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल चेंज ऑफ अगार, फिजिकल चेंज होता है मीन टेम्परेचर चेंज, और किस तरह से सोल्ट से ही किस फॉर्म में जाता है, सोल्ट से जाता है ये जेल फॉर्म में, ठीक है। किस तरह से जाएगा, टेम्परेचर चेंज मीन अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, अगर हम इस सोल का टेम्परेचर कम करेंगे तो ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन सेट हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये हमने क्या किया, अगार को फ्रॉम सॉल्ट टू जेल इंड्यूस बाय लॉवरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम किया तो ये सॉल्ट टू जेल कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर चेंज हुआ ना। अच्छा, जेल लिक्विफाइड टू सॉल्ट, और अगर हम इसी जेल को, मैंने क्या कहा कि सॉल्ट टू जेल किस तरह से गया, जब हमने टेम्परेचर को कम किया। और अगर मैं क्या करूं, अगर हमें इसी जेल को लिक्विफाई कर दूं, ठीक है, इसी जेल को लिक्विफाई कर दूं, ठीक है, तो मीन इसका टेम्परेचर हाई कर दूं, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, जेल टू सॉल हो जाएगा, ठीक है। मीन क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल इन नेचर है, टेम्परेचर चेंज की वजह से सेट हो रहा है, और ये रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड है, इसी वजह से ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से भी जा सकता है, ठीक है। जेल लिक्विफाई टू सॉल्व व्हेन हीटेड टू आर टेम्परेचर, देखिए वही बात लिखी हुई है जिसे हम लिक्विफिकेशन कहते हैं, लिक्विफिकेशन टेम्परेचर कहते हैं, जो कि 70 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। वेल सॉल इज कूल, जब आप इस सॉल को कूल करते हैं मीन टेम्परेचर को लोअर करेंगे तो कूल होगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एट अ पॉइंट नॉन अ जिलेशन टाइम। और ये कौन सा टाइम होगा, जिलेशन टाइम होगा, ठीक है। ये जिलेशन टेम्परेचर कहलाएगा, जो कोई 37 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन होता है, ठीक है। और ये रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जब सॉल्ट टू जेल मूव करेंगे तो टेम्परेचर को कम करना होगा, मीन सॉल्ट को क्या करना होगा, कूल करना होगा, ठीक है। कूल करेंगे मीन टेम्परेचर कम करेंगे तो ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसे कहते हैं जिलेशन टेम्परेचर, जो कि कितना होता है 37 और 50 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन होता है। और इसी जेल को अगर हम लिक्विफाई करेंगे मीन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको हीट करेंगे जेल को, तो क्या होगा, ये सॉल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि रिवर्सिबल है, ठीक है। जब ये सॉल में कन्वर्ट होगा तो इसको हम कौन सा टेम्परेचर कहेंगे, ये लिक्विफिकेशन टेम्परेचर, जो कि कितना होता है 70 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लिक्विफिकेशन टेम्परेचर, जिलेशन टेम्परेचर, ये बातें याद रख रहे हैं। और ये रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड है, इस वजह से इसको रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद कॉम्पोजिशन देख लें बेटे, कॉम्पोजिशन खुद पढ़ लीजिएगा। अगार जो है फंक्शन क्या है, ठीक है, हीप स्ट्रक्चर होता है, ब्रश हीप स्ट्रक्चर, जो कि 30 to 70 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और उसके बाद बोरेट स्ट्रेंथ के लिए डाला जाता है, इतने % होता है। सल्फेट जिप्सम हार्डनर जो है इतने % होता है, देख लें। वैक्स फिलर के तौर पर डाला जाता है। थेक्सोट्रॉपिक मटेरियल थिकनेस के लिए डाला जाता है, ठीक है। वाटर रिएक्शन के लिए डाला जाता है। ये सब सारे फंक्शन पता होने चाहिए, ऐसे ही नहीं बता रही मैं आपको। अल्काइल बेंजोएट देख लें, वो प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड इम्प्रेशन मटेरियल ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है। मतलब अगर आपने उसको स्टोर, जिस तरह से मैंने अभी बताया, अगर आप इसको स्टोर करके रख रहे हैं तो उसमें जो मोल्ड की ग्रोथ है उसको प्रिवेंट कौन करता है, यही अल्काइल बेंजोएट। तो ये सारे इसके कोई भी आपसे BCQs में इसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेकिंग द अगार इम्प्रेशन, इसको बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। प्रोसेस रिक्वायर 3 कंपार्टमेंट कंडीशनिंग यूनिट फॉर द अगार ट्रे मटेरियल, ठीक है। अगार ट्रे मटेरियल को इस प्रोसेस के लिए हमें 3 कंपार्टमेंट कंडीशन यूनिट की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिस तरह से आपको नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। लिक्विफिकेशन, स्टोरेज एंड टेम्परिंग। अच्छा, लिक्विफाई दी, ठीक है। तो मेकिंग द अगार इम्प्रेशन के लिए हमें जो है 3 कंपार्टमेंट की नीड होती है, ठीक है। इसमें हम अलाउ करते हैं लिक्विफिकेशन, स्टोरेज और टेम्परिंग, ठीक है। अब किस तरह से होता है, लिक्विफाइंग दी हाइड्रोकोलाइड जेल इन दी ट्यूब, जो ट्यूब में जो हाइड्रोकोलाइड जेल है उसको हम लिक्विफाई करेंगे, ठीक है, इन बॉइलिंग वाटर में, ठीक है। जाहिर सी बात है, अभी बताया लिक्विफिकेशन टेम्परेचर का, ठीक है, जो कि 70 to 100 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन होता है। सब कुछ बता दिया है मैंने, थोड़ा होश आवाज़ में ना लेक्चर देख लिया करें। तो लिक्विफाई क्या होता है, वही कि जेल को जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं और वो जेल टू सॉल्ट जाएगा तो ये लिक्विफिकेशन टेम्परेचर कहलाएगा, जो कि 70 to 100 की बिटवीन होता है, ठीक है। ये सब अभी बताया है।
तो अब इसमें फर्स्ट क्या है कि आप लिक्विफाई करें हाइड्रोक्लोराइड जेल, जो ट्यूब से आप निकालेंगे ना जेल को, उसको आपने लिक्विफाई करना है बॉइलिंग वाटर में। और कितने डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस। और कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ट्यूब इज़ देन प्लेस इन स्टोरेज बाथ। उसके बाद आप उसको जो है स्टोरेज बाथ में 65 डिग्री सेल्सियस टू रिटेन दी सोल कंडीशन एंटिल नीडेड। ठीक है, क्योंकि आपको तो सोल कंडीशन में चाहिए ना, ठीक है। तो आप उसे क्या करेंगे, आप उसको प्लेस करेंगे स्टोरेज बाथ में, कितने डिग्री सेल्सियस? 65 डिग्री सेल्सियस। और ताकि वो रिटेन हो जाए सोल कंडीशन में, जिस तरह से आपको ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसके बाद आपने 65 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर किया सोल कंडीशन में आने के लिए। उसके बाद इंप्रेशन ट्रे में आपने फिल किया। तीसरा स्टेप क्या है, इंप्रेशन ट्रे में आपने फिल किया विद हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट, क्योंकि अब वो सोल कंडीशन में आ गया है फ्रॉम द ट्यूब, ठीक है। अच्छा, मतलब उसी पहले आपने क्या किया, उसी ट्यूब को कि जो ट्यूब में हाइड्रोक्लोराइड जेल था ना, आपने उसको लिक्विफाई करने के लिए उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया 10 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद उस ट्यूब को क्या किया, उसी ट्यूब को आपने ट्यूब से निकाला नहीं है कोई मटेरियल, उसी ट्यूब को आपने 65 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया। जब वो सोल्ट कंडीशन में आ गए, मतलब वो ट्यूब में अंदर जो गार हाइड्रोक्लोराइड है वो जब सोल्ट कंडीशन में आया, तो आपने उसको इंप्रेशन ट्रे में फिल कर लिया, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट की फॉर्म में, क्योंकि अब वो सॉल्ट की फॉर्म बन गया है। फ्रॉम द ट्यूब से निकाल लिया, टेकिंग फ्रॉम द स्टोरेज बाथ, ठीक है। और ठीक है, स्टोरेज बाद। और उसके बाद क्या किया, गैस पैड प्लेस ओवर द टॉप ऑफ द ट्रे मटेरियल, ट्रे प्लेस इन वाटर फिल टेम्परिंग कंपार्टमेंट। उसके बाद जो है चौथा स्टेप आपने क्या किया कि वो जो ट्रे थी ना, उसको आपने वाटर फिल टेम्परिंग कंपार्टमेंट में डाल दिया, जिसका टेम्परेचर जो है वो क्या है, 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हम अगार इंप्रेशन को बनाते हैं और यूज़ फिर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो बेटे एडवांटेज क्या है, हाइड्रोफिलिक इंप्रेशन मटेरियल है, ये एक एडवांटेज है। मीन हाइड्रोफिलिक है, माउथ में इजीली यूज़ हो सकता है, गुड इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है, गुड रिकवरी फ्रॉम द डिस्टोर्शन है। मीन अगर अगर आप माउथ से निकालेंगे तो ये डिस्टोर्ट नहीं होगा, गुड रिकवरी ऑफ डिस्टोर्शन है, ठीक है। और इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ भी इसकी अच्छी है, ठीक है। कैन बी रीयूज, इसको रीयूज़ कर सकते हैं, जाहिर सी बात है रिवर्सिबल इन नेचर है, एज अ डुप्लीकेटिंग मटेरियल, ठीक है। डुप्लीकेटिंग मटेरियल के तौर पे आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लॉन्ग वर्किंग टाइम, इसका वर्किंग टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब आप इजीली इस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और वर्किंग टाइम इसके लिए ज़्यादा चाहिए भी है, और इसका ज़्यादा भी होता है, तो इसकी अच्छी बात है। हाई एक्यूरेसी एंड फाइन डिटेल रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है, ये भी इसकी एडवांटेज है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, ओनली वन मॉडल कैन बी यूज़, इसमें आप जो है ना सिर्फ एक मॉडल को ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वन मॉडल कैन बी यूज़, एक्सटेंसिव एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। अब आपने खुद देखा कि इसमें कितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो इसके अंदर इक्विपमेंट भी रिक्वायर्ड होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और एक्सटेंसिव होते हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इम्पॉसिबल टू स्टेरलाइज, इम्पॉसिबल होता है इसको स्टेरलाइज फॉर रीयूज़ करने के लिए, ठीक है। लो डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है इसकी, और टेयर रेजिस्टेंस भी लो होती है। मीन इजीली ये टेयर हो जाएगा, इजीली जो है ये डायमेंशनली मतलब लो डायमेंशन स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी कम होती है, और टेयर भी इजीली हो जाएगा, तो ये इसकी डिसएडवांटेज आ गई, एडवांटेज आ गई, ठीक है। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ अगार, तो वाइडली यूजेस एट प्रेजेंट फॉर कास्ट डुप्लीकेशन। अगर कोई कास्ट है और आपको उसको डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगार को। फॉर फुल माउथ इंप्रेशन विदाउट डीप अंडरकट, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें डीप अंडरकट नहीं है और आपको उसको फुल माउथ इंप्रेशन लेना है, तो आप अगार को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टिश्यू कंडीशनर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको जो है क्राउन और ब्रिज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं एल्जीनेट। तो एल्जीनेट आपको पता है कि ये भी हाइड्रोक्लोराइड है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। मीन ये केमिकल चेंज की वजह से जो है सेट होता है, इसका मतलब कि ये इरिवर्सिबल इन नेचर है, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज इंप्रेशन मटेरियल है, पता ही है आपको कि ज़्यादातर क्लिनिक्स में और लैब्स में हम यही यूज़ कर रहे होते हैं, एल्जीनेट ही यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्ट वाइडली यूज़ इंप्रेशन मटेरियल है, और ये डेवलप्ड होता है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अगार, ठीक है। तो ये यही चीज़ें हैं सारी। अच्छा, उसके बाद आ जाए कॉम्पोजिशन जो है बेटे आप लोग खुद रीड आउट कर लें और उस कॉम्पोजिशन को लाजमी याद कर लें, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम एल्जिनेट जो कि डिज़ोल्व होते हैं वाटर में और रिएक्ट करते हैं कैल्शियम आयंस के साथ। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है जो कि रिएक्टर के तौर पे काम करता है, ठीक है, विद पोटेशियम एल्जिनेट टू फॉर्म अ डाईहाइड्रेट इनसॉल्युबल एल्जिनेट जेल बनता है। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, फिलर पार्टिकल के तौर पर और इफेक्ट करता है प्रॉपर्टीज़ और सेटिंग टाइम को। पोटेशियम
टाइटेनियम फ्लोराइड एक्सीलेटर होता है, ठीक है। और ये डायमेटियस अर्थ फिलर पार्टिकल होते हैं, कंट्रोल करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ मिक्स को, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेट मटेरियल। आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक से अगर आप डायरेक्ट देखें, ठीक है, टेक्स्ट बुक से कर लें, या जो मैंने आपको नोट शेयर किए हैं कंपोजिशन के वहाँ से देख लें। कूलिंग कलरिंग एजेंट होता है इसमें, और सॉरी फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट के लिए प्लेजेंट हो। अच्छा, उसके बाद जिलेशन प्रोसेस क्या होता है, टिपली इसमें सोल जेल रिएक्शन होता है, ठीक है। सॉल्युबल एल्जिनेट रिएक्ट विद कैल्शियम आयन, जो सॉल्युबल एल्जिनेट है वो कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करते हैं फ्रॉम कैल्शियम सल्फेट से जो आते हैं, फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एल्जिनेट, ठीक है। क्या होता है, जो सॉल्युबल एल्जिनेट होते हैं ना वो कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करते हैं, और कैल्शियम आयन किसके, कैल्शियम सल्फेट के, और इस तरह से जो है एक इनसॉल्युबल कैल्शियम एल्जिनेट बन जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम एल्जिनेट जो है वो क्या होता है, वो रिजिड होता है, डज नॉट अलाउ सफिशिएंट वर्किंग टाइम, मीन वो जो है उसकी ज़्यादा सफिशिएंट वर्किंग टाइम नहीं होती, ठीक है। अच्छा, रिटार्डर क्या है इसमें, ट्राइसोडियम फोस्फेट एडिड टू एक्सटेंड वर्किंग टाइम। तो हम क्या करते हैं, हम रिटार्डर डालते हैं, जो कि क्या होता है, ट्राइसोडियम फोस्फेट होता है, जो कि इसकी वर्किंग टाइम को बढ़ा देता है, ताकि हम इस पर काम कर सकें, क्योंकि ये क्या हो जाता है, बहुत जल्दी रिजिड हो जाता है, इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है, काम वर्किंग टाइम से कम होता है, तो हम ये ट्राइसोडियम फोस्फेट डालते हैं ताकि वर्किंग टाइम बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद मेजर पाउडर, इससे अब ये सारा वो है, देखिए मेजर पाउडर जो है शिफ्ट किया जाता है। अच्छा बेटे, ये आपने ना लैब में भी किया होगा कि मेजर पाउडर शिफ्ट इनटू प्री मेजर वाटर को आपने बिल्कुल एक मेजर क्वांटिटी में लेना होता है, ठीक है। और तो एक विग्रस फिगर आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। तो एट मोशन विद द मिक्स बीइंग स्टॉप्ड अगेंस्ट दी साइड ऑफ द रबर मिक्सिंग बॉल, ठीक है। 5 सेकंड के लिए आपने इस तरह से करना है, फिर 35 सेकंड, और फिर 1 मिनट 30 सेकंड में तैयार हो जाएगा। और इस तरह से जो है मिक्सिंग टाइम इसका कितना है, 45 सेकंड 1 मिनट, ठीक है। बस इसमें कुछ भी याद ना रखें, बस इसमें ये रखें कि मिक्सिंग टाइम इसका 45 सेकंड 1 मिनट है बस। एडवांटेज, डिसएडवांटेज देख लें। एडवांटेज क्या है कि ईजी है, मैनिपुलेशन ईजी है, नो नीड ऑफ एक्सपेंसिव, इसके लिए कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की नीड नहीं है। जबकि अगार के लिए आपने देखा कितना एक्सपेंसिव और एक्सटेंसिव इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत होती थी, जबकि इसमें कोई ऐसा नहीं है। रिलेटिवली लो कॉस्ट है, ये सस्ता भी है, ठीक है, और पेशेंट को भी कंफर्टेबल होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी हाई विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी आपने देखा कि बहुत तेज़ी से इसका वर्किंग टाइम कम होता है और ये बहुत रिजिड हो जाता है, तो इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। और एबिलिटी टू डिस्प्लेस टिश्यू, और इसके पास एबिलिटी होती है कि डिस्प्लेस कर सकता है टिश्यू को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, कंपार्टमेंट बिटवीन, अब ये जो है अगार और एल्जिनेट की प्रॉपर्टीज़ का जो है वो दिया हुआ है, तो इसको भी देख लो आप लोग खुद। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी 20% है अगार में, एल्जिनेट में 40% है, ठीक है। इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक रिकवरी जो है अगार में ज़्यादा है, ठीक है, और एल्जिनेट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगार की रिप्रोडक्शन ऑफ डिटेल ज़्यादा है, ठीक है। टेयर स्ट्रेंथ जो है वो इसकी ज़्यादा है एल्जिनेट, क्योंकि आपने देखा था अगार की कम थी, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगार की ज़्यादा है, ठीक है। डायमेंशन स्टेबिलिटी जो है अगार की बेटर है, जबकि आपने देखा था कि एल्जिनेट की पुअर है, ठीक है। आप रीयूज़ कर सकते हैं अगार को, क्योंकि वो रिवर्सेबल होता है, जबकि एल्जिनेट आपने देखा था कि वो इरिवर्सेबल है, तो वो नॉट पॉसिबल कि आप उसे रीयूज़ कर सकें। मैनिपुलेशन जो है वो कंडीशनर एंड रिम लॉक ठीक है, रिम लॉक ट्रे यूज़ होती है इसमें, ठीक है। अगार में मैंने कहा था ना कि स्पेशल टाइप की ट्रे यूज़ होती है, और जबकि एल्जिनेट में नॉर्मल ट्रे आपने लैब में भी यूज़ की होगी, ठीक है, जो हमारे पास है वही ट्रे यूज़ होती है। अब इसका वर्किंग टाइम ये इम्पोर्टेंट है, देख लें। अगार का वर्किंग टाइम 7 से 15 मिनट है, एल्जिनेट का 2.5 मिनट है, ठीक है। सेटिंग टाइम 5 मिनट है अगार का, और 3.5 मिनट है। मैंने कहा था ना कि वर्किंग टाइम बहुत कम होता है एल्जिनेट का, तो उसको ज़्यादा करने के लिए हम ट्राइसोडियम फॉस्फेट डालते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी देख लें, 1 आवर में जो है 100% हो जाती है, ये इसकी इमीडिएट पुअर होती है। वेटेबिलिटी एंड कास्टेबिलिटी इसकी एक्सेलेंट होती है, अगार की इसकी भी एक्सेलेंट होती है। कास्ट जो है इसका लो होता है, इसका वेरी लो होता है एल्जिनेट का, ठीक है। इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने शुरू की बताई, तो याद रख लीजिएगा। डगलस, बाकी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हमें
अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अपने इलास्टोमर्स पे। तो बेटे इलास्टोमर्स मैंने बताए थे आपको कि इलास्टोमर्स जो है 3 किस्म के हैं, ठीक है। हमारे पास एक है पॉलीसल्फाइड, सिलिकॉन और पॉलीईथर। तो अब हम इसको पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पॉलीसल्फाइड को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो कि इलास्टोमर होता क्या है। तो बेटे इलास्टोमर जो है ना, ये फॉर्मुलेटेड इन सेवरल कंसिस्टेंसीज, सेवरल कंसिस्टेंसीज मिलेगी, कंसिस्टेंसी होती है ना, सेवरल किस्म की मिलेगी। किस तरह से, जब आप इंक्रीजिंग कंटेंट ऑफ फिलर करेंगे। एक्स्ट्रा लाइट बॉडी होगी, लाइट बॉडी भी हो सकती है, मीडियम और रेगुलर बॉडी भी हो सकती है, हैवी बॉडी और पट्टी एक्स्ट्रा हैवी भी हो सकती है। ये सब किस पे है, ये इंक्रीजिंग कंटेंट जिस तरह से आप फिलर का करते जाएंगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, वो देखिए फिलर का पहले क्या है, एक्स्ट्रा लाइट बॉडी है। जब आपने फिलर थोड़ा ज़्यादा किया तो लाइट बॉडी, जब आपने और ज़्यादा किया तो रेगुलर बॉडी, जब आपने और ज़्यादा किया तो हैवी, जब सबसे ज़्यादा किया तो वो हैवी पुट्टी, एक्स्ट्रा हैवी मीन पुट्टी, ठीक है। पुट्टी कंसिस्टेंसी जो होती है। तो सेवरल कंसिस्टेंसीज जो है वो किसकी बेस पे है, इंक्रीजिंग कंटेंट ऑफ फिलर की बेस पे है, ठीक है। तो ये बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले पॉलीसल्फाइड, तो बेटे ये फर्स्ट सिंथेटिक इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1950 में, ठीक है। बस ये याद रखें कि फर्स्ट सिंथेटिक इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल वो कौन सा था, वो पॉलीसल्फाइड था, ठीक है। अच्छा, और ये 2 पेज सिस्टम में आता है, जिस तरह से आपको ये डायग्राम भी नज़र आई होगी 2 ट्यूब की फॉर्म में, ठीक है। अवेलेबल इन लो, मीडियम एंड हाई कंसिस्टेंसी। अभी आपने देखा कि अवेलेबल होगा लो में भी, मीडियम में भी और हाई कंसिस्टेंसी में भी, ठीक है। मेड अप ऑफ अ बेस एंड एक्सीलेटर, ठीक है। और ये किससे बना है, एक ट्यूब बेस की होगी, दूसरी एक्सीलेटर की होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंपोजिशन अब बेस वाली ट्यूब में और एक्सीलेटर ट्यूब की कंपोजिशन देख ले। बेस वाली पॉलीसल्फाइड पॉलीमर है जो कि प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है, और फिलर के तौर पे जो टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक एक्ट कर रहे हैं, और जो स्ट्रेंथ दे रहा है, स्ट्रेथन कर रहा है मटेरियल को, बेस को, तो वो सल्फेट, कॉपर, कार्बोनेट और सिलिका है। और डायब्यूटाइल थैलेट क्या कर रहा है, प्लास्टिसाइजर है, ठीक है। एक्सीलेटर में देखें लेड डाइऑक्साइड रिएक्टर है, मीन ये रिएक्ट करेगा। सल्फर जो है प्रोमोटर के तौर पर एक्सीलरेट डायरेक्शन, मीन ये डायरेक्शन को एक्सीलरेट करेगा, सेटिंग टाइम को कम करेगा सल्फर, तो ये रख लें याद। ऑलिक एसिड और स्टेरिक एसिड ये रिटार्डर हैं जो कि कंट्रोल करते हैं सेटिंग रिएक्शन को, ठीक है। अच्छा, वर्किंग टाइम इसका क्या है, 5 to 7 मिनट है, ठीक है। और इसका लॉन्गेस्ट है अमंग इलास्टोमर। जो 3 इलास्टोमर आपको बताया, सिलिकॉन, पॉलीईथर, ठीक है, और पॉलीसल्फाइड। तो ये पॉलीसल्फाइड पढ़ रहे हो ना, तो पॉलीसल्फाइड का सबसे ज़्यादा वर्किंग टाइम है, ये बात याद रखेगा, ठीक है। 5 to 7 लॉन्गेस्ट अमंग इलास्टोमर में सबसे ज़्यादा इसी का है। सेटिंग टाइम इसका 8 to 12 है, ठीक है। पोरिंग द कास्ट इम्प्रेशन मस्ट बी पोर विद इन 30 मिनट to 1 आवर, मतलब अपने इम्प्रेशन को पोर कर देना है जल्दी से ही, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो वही है जो कि आपने जो है वो ट्यूब से इक्वल लेंथ निकालने हैं और स्टार्ट करना है बिगनिंग ऑफ मिक्सिंग और रीच मिक्सिंग आफ्टर स्पेशलाइजेशन इज़ कम्प्लीट, ठीक है इसमें। अच्छा, अब गुड फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी, हाई टियर स्ट्रेंथ है, ये अच्छी बात है। गुड फ्लेक्सिबिलिटी है, हाइड्रोफोबिक है, मीन ये वाटर हेटिंग है। क्या है, वाटर हेटिंग है, हाइड्रोफोबिक। मैसी स्टेन एंड हैज़ एन ऑफेंसन ऑर्डर है। यूज़ इम्प्रेशन फॉर क्राउन, और ये इसका यूज़ क्या है कि ये इम्प्रेशन यूज़ होता है फॉर क्राउन और ब्रिज ई डेंचुलस इम्प्रेशन, ठीक है। जिनके मुंह में कोई तीत नहीं होता, अगर उनका क्राउन और ब्रिज का इम्प्रेशन लेना है तो आप इसको पॉलीसल्फाइड को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो। एडवांटेज क्या है, हाई टियर स्ट्रेंथ है, ठीक है, और लॉन्ग वर्किंग टाइम है, अभी मैंने बताया, ठीक है। और इस्टेब्लिश प्रिजेशन इकोनॉमिक्स, इसको छोड़े एक्सटेंसिव शेल्फ लाइफ है, ठीक है। लेस हाइड्रोफोबिक है, और ये कम से कम हाइड्रोफोबिक तो है लेकिन कम है, ठीक है। डायमेंशन स्टेबिलिटी, इन दोनों को लाजमी याद रखिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, डायमेंशनली अनस्टेबल है ये, ठीक है। अनएक्सेप्टेबल ऑर्डर है, इसका ऑर्डर अच्छा नहीं होता, अनएक्सेप्टेबल होता है पेशेंट के लिए। और क्या है, अनटेडी एंड स्टेन कर होती है, इसको छोड़ दे। लॉन्ग सेटिंग टाइम है, ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसका लॉन्ग सेटिंग टाइम है। क्यों बताओ क्यों ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि पेशेंट के लिए अनकम्फर्टेबल होगा ना, पेशेंट इरिटेट हो जाएगा। जितना कम सेटिंग टाइम होगा उतना अच्छा होगा। लीस्ट इलास्टिक रिकवरी है इसकी, ठीक है। बाकी ये ठीक है, तो ये सारे। अब उसके बाद कंडेंसेशन सिलिकॉन देखें तो बेटे ये सप्लाईज होता है 2 पेज सिस्टम में, ठीक है। एक बेस पेस्ट होता है, लो विस्कोसिटी एंड लिक्विड कैटलिस्ट, और 2 पुटी सिस्टम होते हैं। बस इसको ज़्यादा वो लिक्विड कैटलिस्ट होता है, और ये पटी यूज एज अ वेरी मटीरियल
देखिए ये सप्लाइड होता है टू बेस सिस्टम में, एक बेस पेस होता है और दूसरा लो विस्कोसिटी लिक्विड कैटलिस्ट होता है, या टू पट्टी सिस्टम कह लो, ठीक है। पट्टी यूज एज अ ट्रे मटेरियल, पट्टी को हम ट्रे मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कंजक्शन विद अ लो विस्कोसिटी सिलिकॉन, ठीक है। लो विस्कोसिटी इस पट्टी वॉश टेक्निक यूज़ रेफर कर सकते हैं, इसको छोड़ दें ब्रांड्स। अब इसकी कॉम्पोजिशन देख लें, ठीक है। हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉली डाइमिथाइल सेलेक्सोन होता है, हार्मोलिकुलर वेट पॉलीमर है, सिलिका है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट फिलर के तौर पर यूज़ होता है। लिक्विड एक्सीलेटर में टिन ऑक्टेट है, मेटल ऑर्गेनिक एस्टर है, और ये सारी चीज़ें हैं। थिकनिंग एजेंट जो है इंक्रीज विस्कोसिटी करता है, ठीक है। सब कुछ आपने देख लेना है। वर्किंग टाइम इसका क्या है, सिलिकॉन का 3 मिनट है, सेटिंग टाइम 6 to 8 मिनट है। इंप्रेशन मस्ट बी पोर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। इंप्रेशन आपने जल्दी से ही पोर कर देना है इसमें, और ठीक है। तो ये आप जो है कंडेंसेशन सिलिकॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये सारे रिएक्शन हैं, इसको पढ़ लें। और इस रिएक्शन की बदौलत क्या होता है कि रिलीज ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल होता है, मीन बाय प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल होता है। कि इसमें कौन सा पढ़ रहे हैं आप, ये कंडेंसेशन सिलिकॉन पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें बाय प्रोडक्ट याद रखिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्लेजेंट ऑर्डर होता है, कलर होता है, एक्सीलेंट रिडक्शन और सरफेस डिटेल होती है, हाईली इलास्टिक होता है, और उसकी लेस डायमेंशन स्टेबिलिटी होती है, हाई क्योरिंग श्रिंकेज होती है, प्रिवेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू श्रिंकेज बाय द, इस हाइड्रोफोबिक होता है, नीड ड्राई, मतलब ये हाइड्रोफोबिक है, मीन वाटर हेटिंग है, तो इसको ड्राई फील्ड की ज़रूरत होती है। बायोलॉजिकल इनर्ट होता है, इथाइल अल्कोहल बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये आपको पता है। और ये क्या करता है, कॉज करता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करता है ये, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू श्रिंकेज कॉज बाय एवपोरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। जब एवपोरेशन होगी उस इथाइल अल्कोहल की, तो श्रिंकेज हो जाएगी इंप्रेशन मटेरियल में, ठीक है। मीन ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कंपेटेबल विद ऑल जिप्सम प्रोडक्ट, ठीक है। कंडीशन सिलिकॉन की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब एडिशन सिलिकॉन क्या है, कॉमनली यूज एज पॉलीविनाइल साइलोक्सेन, तो ये भी आ जाता है कि एडिशन सिलिकॉन को हम किसके तौर पर रेफर करते हैं, ठीक है। सप्लाई होता है लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसके बाद ब्रांड नेम छोड़े, कॉम्पोजिशन इसकी भी देख लें, ठीक है। बेस पेस होता है, सेम 2 ट्यूब्स होती हैं, बेस सिस्टम और वो सारा जो मैंने बताया था, ठीक है। पॉलीमिथाइल हाइड्रोक्सिलेन जो है लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर होता है, फिलर होता है, एक्सलेटर होता है इसमें, ठीक है। पॉलीमिथाइल साइलोक्सेन, अदर साइलोक्सेन प्री पॉलीमर होते हैं। पोटेशियम सल्फेट कैटलिस्ट होता है, डार्डर जो है कंट्रोल करता है वर्किंग एंड सेटिंग टाइम को, ठीक है। वर्किंग टाइम इसका 2 से 4.5 मिनट है, सेटिंग टाइम इसका 3 से 7 मिनट है, और इसको जो है पोर करना है अप टू 1 वीक, ठीक है, आफ्टर मेकिंग द इम्प्रेशन। मतलब अगर आपने इम्प्रेशन ले लिया है तो 1 वीक में आपने इसको पोर करना है, ठीक है, एडिशन सिलिकॉन को। और इसमें जो है रिएक्शन एक्टिवेट होता है किससे, प्लेटिनियम सॉल्ट कैटलिस्ट से, ठीक है। क्लोरोप्लेटेनिक एसिड विदाउट द रिलीज ऑफ बाय प्रोडक्ट, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता। आपसे एमसीक्यूज बीसीक्यूज आ सकता है कि एडिशन सिलिकॉन, या भाई में पूछ सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट इसमें रिलीज होता है, तो वो कंडेंसेशन सिलिकॉन में होता है। एडिशन सिलिकॉन में कोई बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ और मॉइस्चर सेकेंडरी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, बिटवीन दी रेजिडल हाइड्राइड मॉइस्चर लीडिंग टू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मीन अगर आपके इस इंप्रेशन में कोई इम्प्योरिटीज़ है, कोई मॉइस्चर है, तो सेकेंडरी रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। वो किसके दरमियान होगा, रेजिडल हाइड्राइड और मॉइस्चर के दरमियान, और जिस वजह से जो है हाइड्रोजन गैस एवोपोरेट हो सकती है, इसमें एवोल्यूशन हो सकती है। इसके एडवांटेज क्या है, मोस्ट इलास्टिक अवेलेबल मटेरियल, ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है, जितने भी अवेलेबल मटेरियल है, ठीक है। और ये इसकी क्या है, नेजलेबल डिस्टोर्शन है अपॉन रिमूवल फ्रॉम अंडरकट। जाहिर सी बात है, जो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है तो डिस्टोर्शन इसमें कम से कम होगी। मतलब जब आप पेशेंट के माउथ से निकालेंगे तो इसमें क्या है, नेजलेबल डिस्टोर्शन होगी अपॉन रिमूवल फ्रॉम अंडरकट्स, ठीक है। मतलब कोई अंडरकट है पेशेंट के माउथ में तो इसमें डिस्टोर्शन कम से कम होगी, ठीक है। इसके एडवांटेज अच्छी बात है। एक्सेप्शनल एक्यूरेसी in reproduction atomic detail, dimension stability, allow pouring long after impression, dimension stability भी अच्छी है। एक्सेलेंट ऑक्लूजल रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन मटेरियल, ठीक है, सारी एडवांटेज हो गई। डिसएडवांटेज क्या है, इनरेट हाइड्रोफोबिक नेचर है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर है। नॉन एटेंस सर्फेक्टेंट वेटिंग एजेंट जो कि हम सिलिकॉन पेस्ट में डालते हैं, ठीक है, और जिससे क्या होता है, कंटेमिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी डिसएडवांटेजेस का आप खुद पढ़ लें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कोई प्रॉपर्टीज़ देख लें, प्लेजेंट ऑर्डर एंड कलर है, सारी वही है। इसमें एक्सटेंड रिप्रोडक्शन जिस तरह देखा था, मिक्सिंग टाइम्स का 45 सेकंड है, सेटिंग टाइम 5 to 9, और इसमें जो है बेस्ट डायमेंशन स्टेबिलिटी है, लो क्योरिंग श्रिंकेज है, लोवेस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन है इसमें, ठीक है। जबकि उसमें आपने देखी थी कि इथाइल अल्कोहल की वजह से जो है
कंट्रक्शन हो रही थी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का जिस तरह से बताया कि बाय प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ होती है जब पिनपोनिक हॉल स्किन कास्ट और क्यों होती है जब वो सेकेंडरी रिएक्शन होता है, और एक्सट्रीमली हाइड्रोफोबिक है। सब मैन्युफैक्चर जो है वो क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट डालते हैं, डिटर्जेंट, टू मेक इट मोर हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ये एक्सट्रीमली हाइड्रोफोबिक है, ये इसकी डिसएडवांटेज में भी आपने देखा था। तो फिर क्या करते हैं मैन्युफैक्चर, इसमें सर्फेक्टेंट डालते हैं, मीन डिटर्जेंट डालते हैं ताकि इसको हाइड्रोफिलिक किया जा सके, ठीक है। इसकी गुड शेल्फ लाइफ होती है, 1 से 2 साल तक आप इजीली इसको रख सकते हैं, और गुड टेयर रेजिस्टेंस होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद पॉली ईथर पे आ जाते हैं। तो बेटे पॉली ईथर ये सप्लाइड होता है 2 फेज सिस्टम की फॉर्म में, ठीक है, लो मीडियम हाई कंसिस्टेंसी की बेस पे, जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था। इसके टू टाइप्स होती है, ठीक है। इसमें बेस ऑन रिंग ओपनिंग पोलिमराइजेशन ऑफ एजरेडीन ग्रुप, ठीक है, और बेस ऑन एसिड कैटालिस्ट कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन ऑफ पॉली ईथर प्री पॉलीमर विद एल्कोक्सिल टर्मिनल ग्रुप। तो बेटे अब इसमें क्या है, 2 टाइप से, ये आपने याद रखना है। आप किसकी बेस पे है, रिंग ओपनिंग पोलिमराइजेशन और एसिड कैटालाइजिंग कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन की बेस पे। तो देखते हैं बेटे, ये बेस बेस्ड है, इसकी कॉम्पोजिशन देख लो। पॉलीथर पॉलीमर है, कोलाइट सिलिका है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बेटे बुक से आपने कॉम्पोजिशन देखनी है, या मैंने जो आपको शेयर किया है उससे देख लें, ठीक है। कोलाइटिस फिलर के तौर पर यूज़ हो रहा है, सब देख लें। प्रॉपर्टीज़ देख लें, प्लेजेंट ऑर्डर होता है, टेस्ट होता है, मिक्सिंग टाइम 30 सेकंड। सारे इंप्रेशन मटेरियल के मिक्सिंग टाइम, सेटिंग टाइम आपने बुक से लाजमी मैच करना है, कंपोजिशन आपने बुक से करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ डिसएडवांटेज मैं यहाँ से भी पढ़ा रही हूँ, आपने बुक भी लाजमी देख लेनी है, लाजमी चेक करना है सारी चीज़ें, ठीक है। आप मतलब जब भी लेक्चर लें तो ये लेक्चर में आपको मैं समझा देती हूँ, लेकिन आपने कंपोजिशन बुक से देखनी है। बाकी सेटिंग टाइम और वर्किंग टाइम जो यहाँ पे दिखा रही होती हूँ आपने बुक से भी लाजमी मैच कर लेना है, ठीक है। वो भी आपने लाजमी देख लिया। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने लाजमी याद करनी है, ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है, ठीक है। डायमेंशन असेंबली इसकी बहुत अच्छी होती है। क्यूरिंग श्रिंकेज इसकी कम से कम होती है। परमानेंट डिफॉर्मेशन इज़ वेरी लो होती है। परमानेंट डिफॉर्मेशन वेरी स्टिफ होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी 3% होती है, इस वजह से हम इसमें एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये हाइड्रोफिलिक है। मॉइस्चर कंट्रोल नॉट क्रिटिकल, मतलब मॉइस्चर कंट्रोल इसके लिए कोई, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, तो ये आपने याद रखना है कि पॉलीईथर हाइड्रोफिलिक है, तो इस वजह से इस मॉइस्चर कंट्रोल का कोई इशू नहीं आता। शेल्फ लाइफ जो है 2 साल तक आप इसको स्टोरेज करके रख सकते हैं। उसके बाद इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। डायमेंशन स्टेबिलिटी इसमें अच्छी है, एक्यूरेसी भी अच्छी है, और इसका क्या है, सेटिंग टाइम शॉर्ट है, ठीक है। इसका मतलब अच्छी बात है, पेशेंट इरिटेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोमिक्स अवेलेबल है। इसका डिसएडवांटेज देख ले, सेट मटेरियल वेरी स्टिफ, जो सेट मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। और इसमें क्या है, वाइब्रेशन भी हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग टाइम है, वर्किंग टाइम इसका बहुत कम है। जब वर्किंग टाइम कम होगा तो आपको वर्किंग जो है उसमें इश्यू होगा, ठीक है। एलर्जिक हाइपर सेंसिटिव इन सम केसेस, और कुछ पेशेंट में आपको एलर्जिक हाइपर सेंसिटिव भी दिखती है इस इम्प्रेशन मटेरियल मीन पॉलीईथर के यूज़ से, कुछ केसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल देख लें। ये सारी प्रॉपर्टीज़ अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, पॉलीसल्फाइड, ये आपकी बुक में भी है, ठीक है। पॉलीसल्फाइड पढ़ा दिया, कंडीशन सिलिकॉन एडिशन और पॉलीथर। अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ये आपको बुक से भी मिल जाएगा, आपने एज इट इज़ बुक से भी करना है। देखें वर्किंग टाइम भी आपको जो मैं बताए थे वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, सेटिंग टाइम भी जो बताए थे, ठीक है। अब उसके बाद टीयर स्ट्रेंथ देख लें, आप खुद मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन 24 आवर में देखें, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट एंगल देख लें, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने देख लेनी है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट पॉलीसल्फाइड, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, ठीक है बेटे। तो ये एज इट इज़ आपकी बुक में भी है, ठीक है। और जो भी मैंने पढ़ाया है वो पूरा इस में इलास्टोमर का जो है समराइज़ कर दिया है। बाकी जो है इम्प्रेशन मटेरियल डेंटल सीमेंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप अब इनकी सारी कॉम्पोजिशन के सेटिंग टाइम, वर्किंग टाइम, एडवांटेज डिसएडवांटेज लाजमी कर लीजिएगा। BCQ MQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाजमी है। देखिए मैं तो लेक्चर दे रही हूँ, मेरे लेक्चर देने का मकसद ये नहीं कि बस आप पूरी तरह इसी पर डिपेंडेंट रहें। लेक्चर लेने के बाद जब आप बुक खोलते हैं ना और जब आप उसको पढ़ते हैं तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि अच्छा मैम ने हमें लेक्चर में ये पढ़ाया था, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, उसको आपने रीड कर लिया। उसी चीज़ को रीड करें, एक्स्ट्रा चीज़ें रीड ना करें, और उसी चीज़ों को
मैच करें उसी चीज़ों पे जिसमें बार बार मैं लेक्चर में कह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसी चीज़ों को आपने बुक में हाईलाइट कर लिया और वहाँ से याद करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज़ें मैं लेक्चर में बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उसको ही आपने बुक से रीड करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि बुक में बहुत ज़्यादा लिखा होता है। बेटे जो लेक्चर में बताया हुआ है ना, उसी को बुक से पढ़ना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मैं अगर बोलूँ या ना बोलूँ, आपने ये होमवर्क हर हालत में करना है। तो बेटे यहाँ पे हमारा इंप्रेशन मटेरियल कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है स्टार्ट करेंगे वैक्सेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह 15 नवंबर तक आपका पूरा डीएम सेक्शन में कंप्लीट करवा दूंगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम ओबी सेक्शन पे जाएंगे, ओरल बायो के सेक्शन में जाएंगे। मुझे अपनी दुआओं में खास कर याद रखेगा। ठीक है, और मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। उम्मीद है कि आप सब मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी।